इलेक्शन कमीशन ने भारत में अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का लॉन्च किया है। 29 अक्टूबर 2025 में एसआईआर का फेज 2 लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड है, जहां पे ये एसआईआर कंडक्ट करवाया जाएगा। इन 12 स्टेट्स में केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट्स भी आता है। मैंने इस सारे स्टेट्स का नाम इसीलिए खास तौर पे लिया है क्योंकि इन सारे स्टेट्स में 2026 में इलेक्शन होने वाला है। ये सारे स्टेट छोड़ के और एक स्टेट है जिसमें 2026 में इलेक्शन होने वाला है, वो है आसाम। आसाम का नाम खास तौर पे लेने का मतलब यही हुआ क्योंकि हाल ही में टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी का यह कहना है कि एसआईआर सिर्फ बंगाल में क्यों लागू करवाया जा रहा है। 2026 में इलेक्शन तो आसाम में भी है, तो फिर आसाम में क्यों नहीं लागू करवाया जा रहा है। खूब কৌশলের সাথে তারা আসামকে বাদ দিয়েছে এবং এটা তো কাকতালীয় হতে পারে না। এই পাঁচটা রাজ্যে আপনি যদি দেখেন তাহলে এই পাঁচটা রাজ্যে একমাত্র আসাম যেখানে বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে। তাহলে বিজেপি যেখানে ক্ষমতায় থাকবে সেই রাজ্য যখন আগামী 5 মাস 6 মাসের মধ্যে নির্বাচনে যাবে সেখানে এসআইআর হবে না। इसके साथ साथ अभिषेक बैनर्जी का यह भी कहना है कि रोहिंग्या का अगर बात आता है बंगाल में और इसी वजह से अगर एसआईआर कंडक्ट करवाया जा रहा है तो पहले एसआईआर कंडक्ट मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में करवाना चाहिए क्योंकि ये सारे जो स्टेट्स है ये म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। तो उन सारे स्टेट्स में छोड़ के बंगाल में क्यों करवाया जा रहा है। ম্যাপটা আমি দেখালাম, সেখান থেকে আমরা জুম ইন করে উত্তর পূর্ব দিকে গেলাম এবং সেখানে আপনারা দেখছেন মধ্যখানে হলুদ রঙের যে ম্যাপটা রয়েছে সেটা বাংলাদেশের। একদিকে রয়েছে বাংলা। बहुत सारे ऐसा पहलू है एसआईआर का। उसके साथ साथ तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन का कहना है कि एसआईआर एक चाल है जहां पे वोटर्स को इलेक्टोरल रोल से बाहर करवाने का। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी का यह कहना है कि एसआईआर एक संस्थागत तरीका है वोट चोरी करने का। इसको लेके जोरों शोरों से लीडर ऑफ ऑपोजिशन और ऑपोजिशन पार्टीज जो है ये सारे रास्ते पे उतर चुका है ताकि एसआईआर को बंद करवाया जाए, उनके वोटर्स का नाम ना काटा जाए इलेक्टोरल रोल से। हाल ही में राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बॉम्ब के बाद जो किए थे उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने डिटेल्स के तौर पे ये बताया है कि कैसे वोट चोरी करवाया जा रहा है। हरियाणा के इलेक्शन में कैसे वोट चोरी करके जो रूलिंग पार्टी है वो पावर में आया है। हम इसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों, लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं वो है एसआईआर के ऊपर क्योंकि यहां पे इलेक्शन कमीशन ने 12 दस्तावेजों को इंक्लूड करवाया है ताकि उसको एसआईआर में मांगा जाए आम जनता से। कौन कौन सा दस्तावेज है जो आम जनता से मांगा जाएगा। और जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेके इंटरव्यू किया और सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन को यह डायरेक्शन दिया कि आधार कार्ड को भी आइडेंटिटी के तौर पे इंक्लूड करवाना होगा ताकि बहुत सारे लोग जिनके पास कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो आधार कार्ड दिखा के एसआईआर को पूरा करें। इलेक्शन कमीशन ने यह बात तो सुप्रीम कोर्ट का मान लिया है कि आधार कार्ड को 12 डॉक्यूमेंट्स के तौर पे एसआईआर में इंक्लूड करवाया जाएगा, लेकिन क्या ये आधार कार्ड सही में एसआईआर कंडक्ट करते दौरान इलेक्टोरल रोल में किसी का नाम इंक्लूड करने के लिए काम में आएगा क्या नहीं। क्या कहना है इसके बारे में ज्ञानेश कुमार जी का सुनिए। जहां तक आधार की बात है,
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार का उपयोग आधार एक्ट के अनुरूप होगा और आधार एक्ट के सेक्शन 9 में ये कहा गया है कि आधार डोमिसाइल का या सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं होगा। अगर यही बात है तो फिर आम नागरिक के पास 11 ही दस्तावेज रह गया जो दिखा सकते हैं एसआईआर के दौरान, और इन 11 दस्तावेजों में ऐसा दस्तावेज मांगा गया है दोस्तों जो आम नागरिक के पास नहीं होगा। हमारा देश जो है ये फार्मिंग सेक्टर में ज्यादा बिलीव करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे सेच के साथ साथ बहुत सारे फसल उगाई होता है, और जॉब जो गवर्नमेंट नौकरियां होता है वो बहुत सारे कौन लोगों को मिलता है। तो जिनको गवर्नमेंट का नौकरियां मिला है वही सिर्फ वो दस्तावेज दिखा सकता है। हमारा देश में तकरीबन 60% है जो किसी के द्वारा उसका अर्निंग होता है, लेकिन वो लोग नहीं दिखा पाएगा। यही एक पूरा चाल हो रहा है दोस्तों। ऑपोजिशन का कहना है कि एसआईआर एनआरसी का एक बैकडोर है, क्योंकि एसआईआर इसीलिए करवाया जा रहा है क्योंकि अभी एनआरसी कहीं पे लागू नहीं करवाया जा सकता। आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्रावधान है। और दूसरा विषय ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का एसआईआर का ऑर्डर था वो पूरे देश के लिए, वो आसाम पर लागू नहीं होगा और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए। 24 जून 2025 इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर का पहला फेज लॉन्च किया था बिहार में, बिहार इलेक्शन से पहले। पर इस एसआईआर में बहुत सारा खामियां था जिसके ऊपर बहुत सारा सवाल उठा था। इसको लेके बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी ताकि एसआईआर को अभी रोका जाए और इसके ऊपर पहले जांच किया जाए। एसआईआर को लेके प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, विनीता ग्रोवर ने जो सवाल उठाया था वो सवाल सोचने में मजबूर कर देता है दोस्तों, क्योंकि वो एसआईआर का बुनियाद के ऊपर सवाल उठाता है। एसआईआर का प्रोसेस और उसको जिस तरह से लागू करवाया था उसके ऊपर सवाल उठाया था। याचिकाकर्ता का कहना यह है कि एक आम नागरिक का जिसका वोटर कार्ड ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में ऑलरेडी आ चुका है, उसको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखाने का क्या मतलब हुआ और वो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को क्यों दिखाएगा। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने यह बताया कि हमारा संविधान का 326 अनुच्छेद इलेक्शन कमीशन को यह पावर देता है कि वो हर एक व्यक्ति का नागरिकता जांच करे और उनके पास से डॉक्यूमेंट्स लिया जाए ताकि वो डॉक्यूमेंट्स वो इलेक्टोरल रोल में एसआईआर के दौरान मदद करे उसके नाम को इंक्लूड करने के लिए। बिहार का एसआईआर में बहुत सारा ऐसा गलतियां हुआ है जिसको लेके ऑपोजिशन पार्टी कंसर्न है, क्योंकि उनका कहना है कि बिहार के इलेक्शन में जो एसआईआर कंडक्ट करवाया गया है इसके ऊपर बहुत सारा वोटर्स का नाम कट चुका है। और द हिंदू ने अभी कुछ दिन पहले ही एक लेख लिखा था जिसके दौरान बिहार का जो पुरुष और महिला का रेशियो है वो घट चुका है दोस्तों। पहले बिहार में 907 महिला पर 1000 पुरुष थे, पर अभी ये घट के 892 महिला हो चुका है। उसके साथ साथ जिन जिन इलाके में 2024 का जनरल इलेक्शन में महिला मतदाता का संख्या ज्यादा था वहां पे ही एसआईआर के चलते दौरान महिला वोटर्स का नाम कट चुका है दोस्तों। इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना है कि इन सारे महिला जिनका वोटर से इलेक्टोरल रोल से नाम कटा है उनका नाम इसीलिए कटा है क्योंकि
वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट कर चुका है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी बताया कि इलेक्शन कमीशन को जब लगेगा कि एसआईआर का आवश्यकता है तभी इलेक्शन कमीशन एसआईआर लागू करवाएगा। पर ऑपोजिशन पार्टीज का यह कहना है कि अगर एसआईआर लागू ही करना है तो उन सारे स्टेट्स में क्यों लागू करवाया जा रहा है जिसमें 5-6 महीने की बाद इलेक्शन है। उन सारे स्टेट्स में क्यों नहीं लागू करवाया जा रहा है जहां पे अभी इलेक्शन होने में 2 से 3 साल बाकी है। ये एक एनआरसी का बैकडोर है। ये बात इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी की बातों से भी पता चल रहा है दोस्तों। जब वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन को एक सवाल पूछा गया कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही ये एसआईआर क्यों हो रहा है, आसाम में क्यों नहीं हो रहा है, तब इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी का यह कहना था कि एनआरसी के दौरान आसाम के जनता से वो दस्तावेज ऑलरेडी मांग चुका गया है, इसीलिए वहां पे ये एसआईआर नहीं हो रहा है। लेकिन बंगाल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसीलिए ये एसआईआर हो रहा है। आसाम का एक विषय पूछा गया। जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा, भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्रावधान। और दूसरा विषय ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का एसआईआर का ऑर्डर था वो पूरे देश के लिए, वो आसाम पर लागू नहीं हुआ। तो क्या सही में एसआईआर एनआरसी का एक बैकडोर चैनल है? एसआईआर का मतलब क्या सही में एनआरसी ही हो रहा है? और अगर ये एनआरसी ही हो रहा है तो फिर डायरेक्टली क्यों नहीं करवाया जा रहा है? इसके ऊपर भी एक सवाल उठ रहा है दोस्तों। बहुत सारे ऑपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि ये एसआईआर का चलते दौरान बहुत सारे वोट्स जो है वो कटने वाला है। बहुत सारे ऑपोजिशन का वोटर्स इस इलेक्टोरल रोल से एक्सक्लूड किया जाएगा। इन सारी चीजों को लेके इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी के मुताबिक 1951-52 से लेके 2003-04 तक टोटल 8 बार एसआईआर कर चुका है और ये 9 बार एसआईआर कंडक्ट करवाया जा रहा है। इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी का यह कहना है कि पिछले 21 साल तक एसआईआर कभी भी कंडक्ट नहीं करवाया गया है और इस 21 साल में बहुत सारे लोग का एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका डेथ हो चुका है। बहुत सारे लोग परमानेंटली मूव हुआ है, बहुत सारे लोग टेम्पररीली मूव हुआ है। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका 2 जगह पे 2 वोटर आईडी कार्ड है। ये सारे जो एनोमलीज है ये सारे ठीक करने के लिए एसआईआर करवाना जरूरी है। उसके साथ साथ बहुत सारे मतदाता ऐसा भी है जिनका नाम अभी तक इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड नहीं करवाया गया है। उनका नाम भी इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड करवाने के लिए एसआईआर करवाना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजों को लेके ज्ञानेश कुमार जी का ये कहना है कि ये एसआईआर करवाया जा रहा है। इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी का ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति इन्यूमरेशन फॉर्म में 2 जगह पे 2 बार दस्तखत करते वक्त पकड़ा जाता है तो ये कानूनी अपराध माना जाएगा। जब तक वो व्यक्ति मानसिक तौर से कानूनी अपराध करने के लिए तैयार है तभी 2 इन्यूमरेशन फॉर्म पर वो दस्तखत करेगा, अन्यथा एक पर ही करेगा। पर इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी ये नहीं बताया कि अगर कोई व्यक्ति ये उनके जानकारी के बिना करता है तो क्या ये सही में कानूनी अपराध माना जाएगा या फिर उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। और अगर ये दस्तखत कोई जानबूझकर भी करता है तो कौन सा कानून की कौन से धारा में उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। ये सारे चीजों के बारे में सोचने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने सिर्फ इतना ही बताया कि ये कानूनी अपराध माना जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी का यह भी कहना है कि ये 11 दस्तावेज तभी एक इंसान से मांगा जाएगा जब उसका नाम
2003-4 में जो एसआईआर करवाया गया था उसमें अगर नहीं रहता है, तो अगर उसमें उसके माता पिता का या फिर उसका दादा दादी का किसी का नाम इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड होता है, तो उसके पास से डॉक्यूमेंट्स लेने की या फिर उन सारे लोगों को डॉक्यूमेंट्स देने की कोई जरूरत नहीं है। voters.eci.gov.in पे अगर आप जाएंगे, अगर आप दिल्ली में हैं और आपके अगर माता पिता यूपी के रहने वाले थे, मान लीजिए लखनऊ के रहने वाले थे, तो आपको उधर जाना है यूपी पर, फिर लखनऊ बटन दबाना है, फिर माता पिताजी को वहां सर्च कर लेना है और आपको लिंक का बटन दबाना है। ये सवाल थोड़ा सा खटकता है दोस्तों, क्योंकि जब ज्ञानेश कुमार जी ये बोलता है कि अगर किसी इंसान का माता पिता या फिर दादा दादी का नाम 2003-4 की इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड है, तो ये चीज एक फैमिली ट्री दिखाता है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि ये एनआरसी का याद दिलाता है, क्योंकि एनआरसी के वक्त भी जो दस्तावेज देखा जाता था वो हमारे नहीं, हमारे पूर्व पुरुष का देखा जाता था, जैसे कि माता पिता या फिर दादा दादी का। अगर यही चीज इस एसआईआर के चलते दौरान होता है दोस्तों, तो इस एसआईआर को जो ऑपोजिशन पार्टीज एक एनआरसी का बैकडोर बोलता है, तो उसमें थोड़ा सही पर डाउट तो आता है दोस्तों। जो 12 स्टेट्स में एसआईआर लागू करवाया जा रहा है, इन 12 स्टेट्स में कुल मिला के 51 करोड़ वोटर्स हैं। इन 51 करोड़ वोटर्स में सबसे ज्यादा वोटर्स यूपी में हैं, तकरीबन 15 करोड़, और उसके बाद बंगाल में है तकरीबन 7 करोड़। अभी जो एसआईआर लागू करवाया गया है वो बंगाल में करवाया गया है, और बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस रूलिंग पार्टी रास्ते में उतर चुका है एसआईआर के विरोध में कि एसआईआर को लॉन्च नहीं करवाया जाएगा बंगाल में। सुप्रीम कोर्ट में जो सवाल उठा था उसके साथ एक और मजबूती से सवाल उठाया गया था प्रशांत भूषण के द्वारा, जो है कि ये जो एसआईआर है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का आर्टिकल 21 क्लॉज 3 का वायलेशन है। उसके साथ साथ ये मौलिक अधिकार का भी हनन होता है दोस्तों, और ये एक तरीके का सिटीजनशिप का स्क्रीनिंग करवाया जा रहा है। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने ये बताया है कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 326 है, ये इलेक्शन कमीशन को ये पावर देता है कि वो हर एक भारत के नागरिक का सिटीजनशिप जांच करे और उसके बाद उसका नाम एडल्ट सफरेज के तौर पे इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड करें। इसके साथ साथ दोस्तों 2 केसेस जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे इंडियन हिस्ट्री में, एक है महेंद्र सिंह गिल केस। क्या हुआ था इस महेंद्र सिंह गिल केस में? 1978 में ये महेंद्र सिंह गिल केस में कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे जिनमें इलेक्शन कैंसिल कर दिया था, क्योंकि कुछ मैलफंक्शंस की वजह से जो बैलेट पेपर का बॉक्स था वो सील था। उसके बाद भी ये इलेक्शन वहां पे कैंसिल करवा के दोबारा से इलेक्शन करवाने का काम किया था इलेक्शन कमीशन ने। इसको लेके महेंद्र सिंह सुप्रीम कोर्ट में गया था, क्योंकि ये इलेक्शन कमिश्नर के अंदर नहीं आता है। पर सुप्रीम कोर्ट का वहां पे ये कहना था कि अगर जरा सा भी कहीं पे ट्रांसपेरेंसी का बात आता है इलेक्शन प्रोसेस को लेके, वहां पे इलेक्शन कमिश्नर का ये दायित्व बनता है कि वो दोबारा से वहां पे इलेक्शन कंडक्ट करवाए। उसके साथ साथ जो लाल बाबू हुसैन केस था 1995 का, वहां पे क्या बोला गया था, कुछ वोटर्स का नाम जो था वो खास तौर पे डिलीट करवाया गया था वोटर लिस्ट से। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जिन लोगों का नाम डिलीट करवाया गया है उनका नाम डिलीट करवाने की वजह और क्यों डिलीट करवाया गया है उसका भी वजह उन सारे मतदाता को देना चाहिए। इस एसआईआर को लेके जो लोगों के मन में डर है वो ऐसे ही नहीं बैठाया दोस्तों। जो सारे दस्तावेज इलेक्शन कमीशन के द्वारा मांगा जाता है एसआईआर के चलते दौरान,
वो सारे दस्तावेज एक आम नागरिक कहां से लेके आएगा, कैसे लेके आएगा। उसके साथ साथ जो जजमेंट दिया गया है जिसका हवाला देके इलेक्शन कमीशन ने इस एसआईआर को सही ठहराया है, ये दो जजमेंट का टाइम जो था वो अलग था। उस वक्त उसका सिनेरियो कुछ अलग था, जो घटना हुआ था उसका दौर कुछ अलग था दोस्तों। लेकिन अभी जो एसआईआर कंडक्ट किया जा रहा है इसका दौर कुछ अलग है। जो दो जजमेंट का हवाला दिया गया है वो अभी से एक तो तकरीबन 50 साल पहले हुआ था और दूसरा तकरीबन 30-35 साल पहले हुआ था दोस्तों। तो ये दो जजमेंट का हवाला देके अभी एसआईआर को सही ठहराना, क्या ये सही में सही है या फिर इसमें भी कुछ न कुछ खामियां अभी भी बाकी है। एसआईआर में बहुत सारा खामियां है दोस्तों, जिसको रेक्टिफाई करना इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी है। हर एक बीएलओ को ये जिम्मेदारी देना चाहिए कि हर एक मतदाता का नाम वहां पे इंक्लूड करवाया जाए, कोई भी मतदाता पीछे ना छूटे, जैसे कि बिहार के इलेक्शन में हुआ था। सही सारी चीजों को लेके इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना चाहिए। और उसके साथ साथ जो एसआईआर 12 स्टेट्स में कंडक्ट करवाया जाएगा, इन सारी चीजों को लेके भी ध्यान देना चाहिए। अगर अभी बंगाल में, केरला में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में एसआईआर को लागू करने का काम करवाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो ये क्यों? जिन स्टेट्स में 5-6 महीना ही है इलेक्शन का, इससे पहले क्यों नहीं करवाया गया? इसको भी ठीक से ध्यान देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि अभी क्यों करवाया जा रहा है, पहले क्यों नहीं करवाया गया। 21 साल बाद, वो भी ठीक 5-6 महीने पहले ही इलेक्शन कमीशन को यह ध्यान क्यों आया कि अभी एसआईआर करवाया जाना चाहिए। ठीक हुआ, सेम ही चीज हुआ था बिहार के इलेक्शन में। बिहार का इलेक्शन नवंबर महीने में है और वहां पे एसआईआर का घोषणा किया गया जून महीने में। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया इलेक्शन कमीशन को कि आपको बिहार के एसआईआर के बाद थोड़ा सा भी सही, लेकिन एक्सपीरियंस हो चुका है कि कैसे एसआईआर कंडक्ट करवाया जाएगा या फिर जाना चाहिए। तो अगली बार जब आप एसआईआर कंडक्ट करवाएंगे तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अभी ये एसआईआर सिर्फ 12 स्टेट में लागू हुआ है दोस्तों, पूरे भारत में नहीं लागू हुआ है। जब ये पूरे भारत में लागू हो जाएगा ना, तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कौन कौन सा वोटर इलेक्टोरल रोल से बाहर है और कौन कौन सा वोटर इलेक्टोरल रोल के अंदर में है। इन सारी चीजों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जितना टाइम बढ़ेगा उतना हम इस विषय में अपडेट आपको देते रहेंगे। जय हिंद।